नाज़रीन, बात करते हैं सईद डे की। जदीद तालीम के मुहर्रिक और जदीद उर्दू नस्र के बानी सर सैयद अहमद खान का आज यौम पैदाइश है। सर सैयद अहमद खान ने साइंसी, मारूजी और मंतकी तर्ज फिक्र को फरोग दिया। सर सैयद का शुमार हिंदुस्तान के अजीम रिफॉर्मर्स में होता है। सर सैयद अहमद की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के सईद घराने में हुई। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 27 मार्च 1898 में हुआ। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामिया मस्जिद के अहाते में मदफून है। सर सैयद ने अपने मिशन की इब्तिदा तो 5 बच्चों से की थी, लेकिन उस वक्त तुलबा को मयारी तालीम फराहम करने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शुमार हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी में होता है। सर सैयद ने 150 साल कबल हिंदुस्तानियों और बिलखुसूस मुसलमानों में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए खाका तैयार किया था। अलीगढ़ से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज सर सैयद डे मनाया जा रहा है, क्या कुछ इंपॉर्टेंस है आज के दिन की और आज के दौर में क्या कुछ रेलेवेंस है इसकी? नाज़रीन, सर सैयद डे के मौके पर किताबों की नुमाइश की गई। सर सैयद की लिखी गई किताबों और उन पर मबनी किताबों की नुमाइश हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। फजर नमाज के बाद कुरान ख्वानी हुई, साथ ही साथ उसके बाद जो है सर सैयद की लिखी हुई किताबों और उन पर मबनी किताबों की नुमाइश की गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सर सैयद डे की क्या कुछ इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या कुछ रेलेवेंस है इस दौर में? हम ये बता दें कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ के तलबा के लिए, यहाँ के फारगीन के लिए, यहाँ के अलुमनाइज के लिए आज के दिन बड़ा खास है। आमतौर पर दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियों में फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फाउंडर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर एथलेटिक ग्राउंड में थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू होगा। सर सैयद की अफकार की मानवियत क्या है, सर सैयद की जो यूनिवर्सिटी कायम करने के बाद वीमेन एम्पावरमेंट के मैदान में क्या काम हुआ है, सर सैयद ने उर्दू लिटरेचर को क्या दिया है, तारीख में, तहकीक में क्या क्या काम हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। आइए हम सबसे बात करते हैं। डॉक्टर मोहिबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहिबुल, जानना चाहेंगे कि जब सर सैयद की हम बात करते हैं तो सर सैयद ने हर जगह पर रीजनिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की है, तो उसकी इस वक्त जमाने में कितनी जरूरत महसूस होती है? देखिए, कोई भी कौम जो होती है अगर उसके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग और क्रिटिकल रीजनिंग नहीं हुई थी, वो कौम जो है सही और सलामत नहीं रह सकती। मैं ये देखता हूँ कि जब 1857 के गदर के बाद मुसलमानों में बतौर खास सुपरस्टिशन, डॉगमा और कंजर्वेटिव आउटलुक आ गया था। सर सैयद ने उसी कंजर्वेटिव आउटलुक, दकियानूसी ख्यालात के खिलाफ एक जद्दोजहद की और इसीलिए साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग मुसलमानों के अंदर पैदा करने की कोशिश की। और यही वजह है कि सर सैयद की इसी कोशिश के नतीजे में आज दुनिया में जहाँ पे भी और बतौर खास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे भी लोग साइंस या मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हैं, वो मदरसे एजुकेशन के अलावा जो आखिरी तालीम हासिल कर रहे हैं, सबको सर सैयद का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक थी जिसकी वजह से मुसलमानों में इस चीज़ की शुरुआत हुई। यकीनी तौर पर सर सैयद की ही देन है, वरना सर सैयद ने मदरसतुल उलूम को जब कायम किया था तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान का जब उन्होंने सर्वे किया था तो हमें देखते हैं कि गैर मुस्लिम ग्रेजुएट की तादाद जहाँ पर 370 थी, वहाँ पर मुस्लिम ग्रेजुएट की तादाद 20 भी नहीं थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे हम मर्दों की बात करें, खवातीन की बात करें, सर सैयद के ये फैजान और उनके रुफ़्का के देन है कि जो है हिंदुस्तान में मुख्य जगहों पर इदारे कायम किए गए। अगर सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली तो पापा मियां ने जो है यहाँ पर जो है तो तालीम निस्वा के लिए काम किया, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर क्या काम हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है डॉक्टर निशात फातिमा साहब मौजूद है। निशात, कितना अहम काम हुआ है? जी, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम लोग आज सर सैयद जो हमारे फाउंडर हैं उनका 202वां फाउंडर्स डे वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम लोग के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम लोग यहाँ पे हैं। जो सर सैयद अहमद खान ने जो एजुकेशन की तहरीक चलाई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए पापा मियाँ ने यहाँ पे विमेन
एजुकेशन की तहरीक चलाई और उसके चलते यहाँ पे आप समझिए कि जो इतनी यहाँ पे ख्वातीन निकली हैं जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन लेने के बाद दुनिया भर में अपनी एजुकेशन से अपना लोहा मनवाया है और उसी एजुकेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हैं और यहाँ पे मुस्लिम एजुकेशन, विमेन एजुकेशन का बहुत अच्छा मकाम है। जो लोग यहाँ पे मुस्लिम एजुकेशन दुनिया भर से लोग आते हैं, बाहर से हमारे यहाँ आती हैं स्टूडेंट्स, विमेन स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एजुकेशन लेती हैं और हम लोग के लिए बहुत फख्र का बात है कि इस वक्त हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने फाउंडर्स का डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यकीनन एक जो है बड़ा फख्र का मौका है और उन लोगों के लिए जिनको जो है मौका मिला। और ख़वातीन, जब मर्दों को ज़माने में जदीद उलूम के लिए इतने सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता तो औरतों की बात तो की ही नहीं जा सकती। हमें देखते हैं कि फुरकान साहब जो है सर सैयद के एहसानात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि जब हम लिटरेचर की बात करते हैं और उस पर जदीद उर्दू की बात करते हैं तो उस पर भी सर सैयद के एहसानात देखते हैं। वो क्या है? देखिए, सर सैयद ने एक बहुत अहम काम किया कि उर्दू को सादा ज़बान बनाया, जो कि आम लोगों के ज़बान बन गई बाद में। असल में जब पहले लिखा जाता था नस्र, ख़ास तौर पर अगर मैं ज़िक्र करूँ उर्दू नस्र का, तो उस वक्त ये था कि मुकफ़ा मुसज्जा नस्र लिखी जाती थी और वो एक काफ़ी पेचीदा और मुश्किल नस्र होती थी जिसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल तो होता ही था और उस तरह जैसे आज हम उसको इस्तेमाल करते हैं शायद आवाम की ज़बान वो नहीं बन सकती थी। तो सर सैयद ने सबसे अहम काम ये किया कि उस नस्र को सादा बनाया और सादा इस हद तक बना दिया कि आज जो है ये तमाम दुनिया के ममालिक में ये बोली जाती है और यूनेस्को ने भी इसको 7वीं पोजीशन पे अभी रखा है। जो अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, मैं कहता हूँ आलमी ज़बानों की अगर हम बात करें तो ये 7वें नंबर पे अभी आती है। तो ये एक बड़ा क्रेडिट सर सैयद को जाता है कि उन्होंने उर्दू ज़बान को आलमी ज़बान बनने में बहुत मदद की है। जिस तरह आपने कहा कि उर्दू ज़बान को बनने में आलमी ज़बान की जो है मदद की है, और इस वक्त अगर मैं दुनिया के जहाँ पे 205 ममालिक है उसकी बात करें तो दुनिया के 44 ममालिक के निसाब में उर्दू शामिल हो गई है और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन सर सैयद को जाता है और सर सैयद के जो है रुफ़का को जाता है जिन्होंने इस काम को किया कि जो है यहाँ मुनज़्ज़ा जो है कुछ और भी पहलू जिस पर बातचीत करने की ज़रूरत है। क्यों जब हम सर सैयद की बात करते हैं तो आमतौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है तो लोग ये समझते हैं कि ये मुसलमानों के लिए इदारा कायम किया गया, लेकिन सर सैयद के रुफ़का में जितने मुसलमान थे उतनी ही बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम रुफ़का भी थे। हम राजा जयकिशन की बात करें, महाराजा बनारस की बात करें या राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात करें, तमाम लोगों ने जो काम किया। इस पर गैर मुस्लिम जो है तलबा को लेकर या फिर जो है सर सैयद की हिज़्बुल वतनी को लेकर जो है क्या ख्याल थे? सर सैयद ने इसके बारे में क्या किया? मुझसे से जाना है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी या एमएयू कॉलेज का क़याम मुसलमानों के लिए सर सैयद अहमद खान ने किया था, चूँकि मुसलमान तालीमी तौर पर बहुत पीछे थे। लेकिन यूनिवर्सिटी के दरवाजे या एमएयू कॉलेज के दरवाजे पहले दिन से ही तमाम कौमों पे खुले हुए थे। यही वजह है कि जब हम पहले ग्रेजुएट की बात करते हैं तो ईश्वरी प्रसाद का नाम आता है हमारे सामने। तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये मुसलमानों की जो तालीमी ज़बूहाली थी या मुसलमान जो बैकवर्ड थे एजुकेशनली उनके लिए किया गया था इसका क़याम। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि देखिए, सर सैयद की जो हुब्बुल वतनी है, सर सैयद ने हिंदुस्तान के ऊंचे पहाड़ों के हिमालय का जिस तरह से जिक्र किया है, सर सैयद ने गंगा और जमुना का जिस तरह से जिक्र किया है, यहाँ के खेतों और खलियानों का जो जिक्र किया है, जिसे हम पैट्रियटिज़म कहते हैं। पैट्रियटिज़म एक नेचुरल फीलिंग होती है और सर सैयद अहमद खान ने उसका सबूत दिया है अपनी तहरीरों में। सर सैयद अहमद खान ने उसका सबूत दिया है अपनी तकरीरों में। और सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुसलमान को कभी अलग करके नहीं देखा, बल्कि हिंदुस्तान में दोनों कौमों को उन्होंने ये बताया है कि दोनों कौमों की तरक्की बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक कौम भी पीछे रह जाएगी तो हिंदुस्तान पीछे रह जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि आज के तनाजुर में भी सर सैयद का ये जो जुमला है या सर सैयद की ये जो फिक्र है वो बड़ी अहम है। यही नहीं तो उन्होंने सर सैयद ने जो है हिंदू और मुसलमान को खूबसूरत दुल्हन की 2 खूबसूरत आँखों से ताबीर किया है। यकीनन सर सैयद का बहुत मशहूर कौल है और इस तरह के बहुत सारे अक़वाल आपको मिलेंगे सर सैयद अहमद खान के जो उन्होंने कहा है। और देखिए, यही वजह है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने भी हिंदुस्तान में सर सैयद की इस कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ किया। और आप जब 1981 का एक्ट देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो उसमें बाज़ाब्ता पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो कलेक्टिव विजडम को रिप्रेजेंट करती है हिंदुस्तान के, उसने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। और उसके साथ साथ इसको एक जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन बताया है। और यही वजह है कि जब हम हिंदुस्तान में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ध्यानचंद हों, साहब सिंह वर्मा हों, या आप मुख्तलिफ फील्ड में अगर आप देखिएगा लाला अमरनाथ हों, या एजुकेशन की फील्ड में आप देखिए बड़े बड़े लोग, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जिसे कहते हैं नेशन बिल्डिंग का काम किया, स्टेट बिल्डिंग का काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान के एक अहम नेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखना चाहिए और साथ ही
साथ इसकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है बतौर ख़ास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, अगर आप जाएँ दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में आज सर सैयद डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जहाँ जो अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलमनाई हैं वो इसको बड़ी धूमधाम से तुझको एहतशाम के साथ पूरी दुनिया में मनाते हैं। जी, यकीनन तुझको एहतशाम के साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब हम सोशल रिफॉर्मर की बात करते हैं, मुस्लिम कौम की बात करते हैं, मुनज़्ज़ा तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि एशियाई ममालिक की अगर हम सोशल रिफॉर्मर की बात करें तो उसमें सर सैयद का नाम सरे फहरिस्त आता है। बिल्कुल बिल्कुल मेहताब आलम, आपसे ये समझना चाहूँगी, जिस तरह से आपके साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सर सैयद का एजुकेशन को लेकर के क्या कुछ विजन रहा है और जो उनका विजन रहा था, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानिब से उस विजन को किसी हद तक पूरा करता हुआ देखा जा रहा है या अभी भी और कुछ करना बाकी है या अभी उस मंजिल तक पहुँचना बाकी है? मुनज़्ज़ा देखिए, जो सर सैयद ने जिस ज़माने में जो है यहाँ पर जदीद उलूम की बात की थी, वो ज़माना था जब 1857 के बाद मुसलमानों की ज़ुबूहाली इस हद तक थी कि वो अंग्रेज़ों की लाई हुई अच्छी चीज़ों को भी शक की नज़र से देखते थे। और जदीद उलूम की जब हम बात करते हैं तो सर सैयद पर एक दो नहीं बल्कि 68 फतवे लगाए गए थे। लेकिन उन एक जो ख़ास बात जो सर सैयद के अफकार से हमें सीखने को मिलती है वो है कि सर सैयद ने हमेशा मुस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने इसके खिलाफ जो है कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं, बल्कि ये जब एक शख्स जो है हिंदुस्तान के फतवों से मुतमईन नहीं हुआ और सऊदी अरब गया, तब भी उन्होंने कहा कि चलो खुदा का शुक्र है कि मेरा एक भाई को जो है मुझे जो है पाजी के बहाने उसे हाजी बनने का तो मौका मिल गया। तो हमें ये सीख मिलती है कि अगर मुश्किल हालात हैं तो वहाँ पर आपको हारना नहीं चाहिए, मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ से जो मुस्बत रोशनी जो हल्की सी दिखाई दे रही है उसकी रोशनी में काम करना चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी बात करते हैं। निशात जानना चाहेंगे, जब हम सर सैयद की बात करते हैं तो उनके तालीमी नज़रियात की मौजूदा वक्त में क्या रेलेवेंस नज़र आता है? देखिए, मौजूदा वक्त में जो भी तालीम हमारे यहाँ हर तरह की तालीम है, और आप टेक्नोलॉजी की बात करें, आप लिटरेचर की बात करें, आप किसी भी शोबे की बात करें, हमारे यहाँ हर तरह की तालीम है। और उसका जो आप ये देखिए कि जो हमारे नेशनल बिल्डिंग पे असर पड़ता है, हमारी नेशनल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, और हम लोग एक तरह से जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग मतलब जो आज की लेटेस्ट एजुकेशन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, और उसी की वजह से नेशनल बिल्डिंग में हम लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और इस तौर पर जो हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो चाहे हम पॉलिटिकल जो कंट्रीब्यूशन की बात करें, सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करें, एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन की बात करें, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो वहाँ पे जाकिर हुसैन नजर आते हैं, हम देखिए हमें अंसारी नजर आते। जी मेहताब आलम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।